गुड मॉर्निंग क्लास 9th। मेघ आए नामक पाठ पर चर्चा चल रही थी कल। तो मेघ किसका प्रतीक है मैंने बताया था, शहरी दामाद का प्रतीक है जो गांव में सज धज करके आए हैं और गांव उनका ससुराल है। कवि ने ये रूपक बांधा, ये कल्पना की है कि मानो शहर में रहने वाला शहरी दामाद सज धज करके अपने ससुराल आ रहा है और उसके आने के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन होता है वहाँ पर। मेघ शहरी दामाद का प्रतीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिए। और लता, मुरझाई लता उसकी पत्नी का प्रतीक है। बूढ़ा पीपल गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। नदी, ठिठकी नदी गांव में आने वाली नई नवेली बहू का प्रतीक है। ताल उस घर के अंतरंग अति महत्वपूर्ण विश्वसनीय नौकर का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक हैं। तो नाचती गाती हवा, नाचती गाती बयार प्रतीक है छोटे छोटे बच्चों का जो गांव के बाहर अक्सर खेलते रहते हैं। धूल जो नवयुवती का प्रतीक है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, किशोरियों का प्रतीक है गांव में रहने वाली। ये सारे प्रतीक हैं। तो देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार अर्थात हवा। मैंने बताया था बयार हवा को नहीं कहते। बयार में 3 गुण होता है। वो शीतल होती है, सुगंधित होती है और मंद होती है। तो मेघ आए जब गर्मी के बाद, जब धरती तप रही थी, तवे की तरह लाल थी जेठ में, उस समय जब सभी गर्मी से व्याकुल थे, पेड़ पौधे सूखने के कगार पर थे, उस समय कहीं दूर क्षितिज से, अर्थात जहाँ धरती आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, वहां से उमड़ घुमड़ करके काले काले मेघ आगे छाने लगे, आने लगे। ऐसा लगा कि मानो कहीं दूर रास्ते से गांव की तरफ शहरी दामाद सज धज करके आ रहा हो और उसके आने की सूचना देने के लिए गांव के बाहर जो लड़के खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो नाचते गाते चले आए गांव में। कह रहे भाई देखिए पहुना आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। नाचते गाते क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पहुना आए हैं तो कुछ लाए भी जरूर होंगे, और लाए होंगे तो हमको खाने को मिलेगा। गाँव में घर में कुछ बनेगा तो हमको खाने के लिए मिलेगा। तो इसलिए वो नाचते गाते आ रहे हैं। अब नाचते गाती कौन आ रही है? हवा आ रही है। बयार, बयार मानो उन बच्चों का प्रतीक है जो मेघ रूपी रूपक अलंकार है। पूरे कविता में रूपक अलंकार है। मेघ रूपी शहरी दामाद को देख करके हवा बयार रूपी, यानी बयार बच्चों रूपी बयार नाचते गाते आ रही है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। उस मेघों के आगे आगे नाचती गाती बयार मानो सूचना देने के लिए आ रही हो कि अरे सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए, स्वागत की तैयारी कीजिए, मेघ आ रहे हैं, मेघ रूपी पाहुन आ रहे हैं, यानी दामाद आ रहे हैं। ठीक है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। और क्या हुआ? मेघों को देखने के लिए, दामाद को देखने के लिए गली गली दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। लोग दरवाजे और खिड़कियों से झांक करके मेघ को देखना चाहते थे, मेघ उसकी पाहुन को देखना चाहते थे कि देखें पाहुन हैं कैसे, दामाद हैं कैसे। अब दूसरा कारण है, मेघ आने के बाद, बादलों के आने के बाद जब ठंडी बयार बही तो गर्मी से व्याकुल जो लोग अपने दरवाजे खिड़कियों को बंद करके थे, जो लूह गर्म हवा आने से रोकने के लिए खिड़की दरवाजों को बंद किए थे, उन्होंने अपने खिड़की दरवाजे इसलिए खोल दिए क्योंकि ठंडी हवा उनके घरों में प्रवेश कर जाए। बारिश होने से पहले ठंडी हवा बहती है, यहाँ उसी का वर्णन है। तो 2 अर्थ है। पहला, लोगों ने खिड़की दरवाजा इसलिए खोल दिए गांव के लोगों ने क्योंकि गर्मी से वो निजात पा सके, गर्मी से वो छुटकारा पा सके, ठंडी हवा उनके घर में आ सके। और दूसरा लाक्षणिक अर्थ है
कि मेघ को देखने के लिए जब नाचती गाती बयार चली, बच्चे हल्ला करने लगे, तो वो उनके मन में कौतूहल जागा कि कौन आ रहा है, जरा देखें तो। और इसलिए उन्होंने अपने खिड़की दरवाजे खोल दिए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ ऐसे नहीं चले आए, मेघ कहाँ आए हैं? अपने ससुराल आए हैं, इसलिए वो बन ठन करके आए हैं, संवर के आए हैं। एक तो शहर में रहने वाला दामाद है, शहर में रहने वाला दामाद तो ग्रामीण होगा नहीं, गंवार होगा नहीं, गंवार का मतलब ग्रामीण, और वो भी सज धज करके आया है। अब यहाँ कवि की कल्पना है, मेघ अर्थात बादलों को कवि सज धज करके क्यों देख रहा है? क्यों मेघों को देखने से लोग खुश हो गए हैं? क्या मैंने बताया था कल कि जब बारिश होती, जब बाढ़ की स्थिति होती, जब लोग पानी से परेशान होते, जब हमेशा ही बारिश होती, तब क्या लोग मेघ को देख कर खुश होते? निश्चित ही नहीं, क्योंकि वो बारिश से ऊब चुके हैं। यहाँ इसलिए मेघों को देख करके लोग खुश हैं क्योंकि अत्यंत ही गर्मी पड़ रही है, धरती सूखी हुई है, पेड़ पौधे सूखने के कगार पे हैं, इतनी गर्मी है कि लोग तपिश का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में यदि मेघ उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं तो लोगों की, जनता की, बच्चों की खुशी का कोई पारावार नहीं रहता, अत्यंत ही खुश हो जाते हैं। इसलिए मेघों को देख करके वो खुश हो जाते हैं और मेघ की तुलना शहरी दामाद से करते हैं। सक्सेना जी मेघों की तुलना शहरी दामाद से करते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ कौन है? पेड़ उस गांव में रहने वाले लोगों के प्रतीक हैं। जिस प्रकार मेघों को दामाद को देखने के लोग दूर से ही गर्दन ऊंचा करके देखते हैं, कहते भाई कौन आ रहा है, देखें कैसे हैं। इसी प्रकार गांव में लगे हुए पेड़ मेघों को देखने के लिए मानो हिलडुल करके, लहरा करके, अपनी गर्दन को उचका करके मेघों को देख रहे हैं कि कौन आ रहा है। दो अर्थ है, पेड़ एक साधारण अर्थ है, दूसरा गांव के लोगों का प्रतीक है। मेघ एक साधारण बादल है, दूसरा शहरी दामाद का प्रतीक है। तो शहरी दामाद को देखने के लिए गांव के पेड़ रूपी लोग गर्दन को उचका करके देखने लगे, देखिए कौन आ रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे, झुक मतलब झुक करके, उचका करके, झांकने लगे, झांकना अर्थात देखना। गर्दन उचकाए, गर्दन को अपनी ऊंचा करके, उचकाए मतलब ऊंचा करके। आंधी चली, धूल भगी, घाघरा उठाए। और जब मेघ और कुछ पास आ गए तो जो बयार थी उसने तीव्र रूप ले लिया, क्योंकि आपको पता है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो हवा तेज चलने लगती है। तो कवि की कल्पना है कि आंधी बही, अर्थात आंधी चली, और आंधी क्या हुआ, वो धूल जो थी, धूल नई धूल किशोरियों का, लड़कियों का प्रतीक है जिनकी शादी नहीं हुई है, और वो अपना घाघरे को उठा करके, अर्थात उसको संभाल करके कि पैरों में ना फंसे, वो भगी, शर्म से भगी। क्यों भगी? क्योंकि एक शर्म है, पाहुना आ रहे हैं तो हम ओट में हो जाएं। या ये भी अर्थ हो सकता है कि पाहुना आ रहे हैं तो हमने जो ग्रामीण परिवेश में अपना वेश बनाया है, जाएं जरा अच्छे कपड़े पहन लें, उनके सामने अच्छे से आएं। तो इसलिए धूल रूपी घाघरे दे, धूल रूपी युवतियों ने मेघों के, जब मेघ और पास आ गए तो वो अपना जो लॉन्ग स्कर्ट था, घाघरा था, उसे संभाल करके, ताकि वो पैरों में ना फंसे, उसे पकड़ करके छिपने के लिए भगी। कवि ने कल्पना की है कि जब आंधी चली, हवा तेज हो गई, तो धूल जो बवंडर की तरह उठी, गोल गोल घूमते उठी, और गोल गोल घूमते इस तरह उठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान बवंडर जाता है। तो ऐसा लगा कि धूल वो भग रही। कितनी सुंदर कल्पना है। आपने देखा होगा जब भी बारिश होने होती है, थोड़ी हवा तेज हो जाती है और धूल होता है इस तरह चक्रवात के, चक्कर काटते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो कवि की कल्पना है कि वो चक्कर काटते हुए गांव की लड़कियां हैं, अविवाहित लड़कियां हैं, जो शर्म के मारे इस तरह अपने घाघरे को उठाकर, जब धूल चक्कर काट रही है तो ऐसा लगा कि लॉन्ग स्कर्ट है, उसको संभाल करके अब वो छिपने के लिए भगी। आंधी चली, धूल भगी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके।
और जो गांव के बगल में बहने वाली नदी थी उसने क्या किया, अब साधारण सा अर्थ है कि नदी का जल मानो ठहर गया हो, उसमें तरंगे पड़ने लगी हों, क्योंकि जब हवा चली वो ठिठक गई हो। कवि की कल्पना है कि नदी क्या है, नदी नई नवेली बहू का प्रतीक है, उस गांव की नई नवेली दुल्हन का प्रतीक है। उस दुल्हन ने कभी दामाद को देखा नहीं था, बड़ा सुना था कि भाई वो दामाद तो ऐसे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। आज पहली बार अवसर मिल रहा है मेघ रूपी दामाद को देखने का। तो उसने क्या किया, वो ठिठक गई है, बहना छोड़ दिया है, स्तंभित हो गई है, एक जगह रुक गई और उसने अपने घूंघट को सरका करके मेघों को देखा। जो चेहरे पे घूंघट है वो घूंघट सरक गया, अपने आप सरक गया या सरकाया गया, दोनों अर्थ है। उसने ऐसा करके तिरछी निगाहों से, बाकी चितवन अर्थात तिरछी निगाहों से उसने मेघों की ओर देखा। वो मेघों को देखना चाहती थी कि देखें जरा मेघ कितने सुंदर हैं, कैसे हैं, क्योंकि बड़ाई तो बहुत हो चुकी है। तो इस तरह उसने मेघों को देखा। किसने देखा, बाकी चितवन उठा, चितवन अर्थात नजर, बाकी अर्थात टेढ़ी, घूंघट सरके, घूंघट सरक गया। जब नदी ने, नदी रूपी दुल्हन ने, गांव की नई नवेली दुल्हन, नई नवेली मतलब नई, अभी पुरानी नहीं हुई है, 1 साल हुआ है, 1 साल के भीतर आई है, किसी की भी बहू रही हो, उसने मेघों को नहीं देखा है। सुन बहुत रखा है कि दामाद जी बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शहर में रहने वाले हैं, सलीकेदार हैं, तो वो उससे देखना चाहती है। और ऐसा करते समय उसका घूंघट सरक गया, जो चेहरे सिर से पल्लू था वो सरक गया। तिरछी निगाहों से इसलिए देखा क्योंकि लोग ये ना देख पाए कि नदी भी उन्हें देख रही है, शर्म के मारे। नैसर्गिक लज्जा स्त्री का आभूषण है। तो इसे उसने देखा, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। बाकी चितवन उठा मतलब टेढ़ी दृष्टि, तिरछी नजरों से नदी रूपी दुल्हन ने किसको देखा, मेघों को, मेघ रूपी दामाद को देखा, और इससे ठिठक करके ठिठक गई और उसके घूंघट सिर से सरक गया। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ ऐसे नहीं चले आए, मेघ बहुत बन ठन करके आए हैं, समर करके आए हैं। किसकी नजर में बन ठन करके आए हैं, किसकी नजर में समर करके आए हैं, तो ग्रामीणों की नजर में मेघ बन ठन करके समर करके आए हैं। मैंने फिर कहा, अगर मेघों की आवश्यकता है, वहाँ पे मेघों की ज़रूरत है, इसलिए जब बादल आए हैं, काले काले घनघोर बादल पानी से भरे हुए, तो गांव वालों को सुंदर लगते हैं। लेकिन अगर वही गांव बाढ़ में डूब रहा होता तो मेघ आते तो वो सुंदर नहीं लगते, वो लगते कि अरे कहाँ से आ गए हैं, ये कैसे आ गए हैं। तो मेघ बन ठन करके संवर करके आए हैं, क्योंकि बादलों की आवश्यकता है। लोग पानी से न होने के कारण परेशान हो गए हैं, खेती सूखी जा रही है, लता सूखी जा रही है। अब देखिए आगे आएगा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। दामाद का स्वागत सभी लोग करते हैं, सबसे अधिक पूज्य और प्यारा होता है। तो दामाद का स्वागत बूढ़े पीपल ने, गांव का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, पीपल का वृक्ष गांव के बाहर रहता है, अक्सर सबसे पुराना रहता है, पीपल को काटा नहीं जाता, बरगद को काटा नहीं जाता हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में। तो उसने मान लो, सबसे बूढ़े व्यक्ति ने मान लो झुक करके, अपने कमर और गर्दन को झुका करके बादलों का अभिवादन किया। जुहार, जुहार मतलब अभिवादन। तो अभिवादन किया, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत होता है, अभिवादन होता है ना, अरे नमस्ते, आइए आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, आइए। तो ये काम किसने किया, ये गांव के बाहर खड़े हुए बूढ़े, सबसे उम्र दराज पीपल के वृक्ष रूपी वृद्ध ने किया। स्वागत किया, उसे नमस्कार किया बादलों को। बरस बाद सुध लीन्ही, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की।
गर्मी से अकुलाई जो लता थी, जो बेल थी, जो किवाड़ के पीछे चढ़ रही थी और छत के ऊपर जा रही थी, उस बेल, वो क्या थी? वो बादलों की पत्नी थी। तो जब बादल ड्योढ़ी पर आ गए, दरवाजे पे आ गए, तो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के जो अकुलाई हुई लता थी, लता अकुलाई थी। साधारण अर्थ में देखिए, लता क्यों व्याकुल थी? गर्मी के कारण। लता रूपी पत्नी क्यों व्याकुल थी? क्योंकि पति उसका नहीं था, उसके पास मायके में पड़ी थी, पत्नी अपने ससुराल में था, उसके ससुराल में। तो कोई भी स्त्री अगर मायके में रहती है तो व्याकुल ही रहती है शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद उसका घर वो नहीं होता, शादी के बाद उसका घर उसका ससुराल होता है, अपना घर होता है, जहाँ उसका अपना डिसीजन चलता है। तो इसलिए वो अकुलाई थी। और उसने क्या बादलों से कहा कि बरस बाद सुध लीनी, आपने हमारा हालचाल पूरे 1 साल बाद लिया है। शेष कल पढ़ाएंगे।